हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग क्लास। ये आपका बॉटनी चैप्टर चल रहा है, सेकंड चैप्टर चल रहा है। इसमें हमने आपको जो लास्ट क्लास थी उसमें एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बताया था और उसके बाद जो हमने बताया था एनिमल ब्रीडिंग, किस तरीके से एनिमल ब्रीडिंग होती है, उसमें हमने आपको हनी बी के बारे में डिस्कस किया था और किस तरीके से इसका उद्देश्य क्या होता है एनिमल ब्रीडिंग की, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में बताई थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लांट ब्रीडिंग, ठीक है, या पादप प्रजनन। क्या है टॉपिक? पादप प्रजनन, जिसे हम क्या कहते हैं? प्लांट ब्रीडिंग के नाम से जानते हैं। प्लांट ब्रीडिंग, ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग या क्या है? पादप प्रजनन के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक, अब जैसे एनिमल ब्रीडिंग में था किस तरीके से वो ग्रो करता था, अच्छी नस्ल के अगर जीव हैं तो ही अच्छी नस्ल आगे उत्पन्न होगी। अगर उसमें उत्पादकता कम है तो आने वाली जो संतान होगी उसकी भी उत्पादकता क्या होगी? कम होगी। ठीक, इसी तरीके से क्या है प्लांट ब्रीडिंग में भी यही चीज़ होती है। कृषि में उत्पादन की क्षमता एवं गुणवत्ता बनाने के लिए अनेक कारकों द्वारा प्रभावित होती है। अगर हम कृषि के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, मतलब क्या है किसी भी प्लांट को अगर हम ग्रो करा रहे हैं, अगर वो अच्छी कैटेगरी का है, अच्छी नस्ल का है, उसमें अगर हम ब्रीडिंग करा रहे हैं तो उससे उत्पन्न जितने भी और पौधे होंगे या जितने भी और ऑर्गेनिज्म होंगे वो क्या होंगे? अच्छी नस्ल के ही, जिससे के कारण जिसमें फल फूल लगने की प्रक्रिया भी अच्छी होगी, उन्नत किस्म की चीज़ होगी और आगे भी नस्ल क्या है पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहेगी। अगर हम इसी में किसी भी बुरी नस्ल या डिजीज़ वाले पौधों का अगर हम चुनाव करते हैं तो आगे जो इसकी संतानें होंगी वो भी क्या होंगी? डिजीज़ युक्त होगी और उसकी जो नस्ल होगी वो भी अच्छी नहीं होगी, जिसके कारण फल फूल लगने की प्रक्रिया में भी देरी होगी या हो सकता है कि ये चीज़ ना हो। तो यही हमारा क्या होता है? प्लांट ब्रीडिंग कहलाती है। ठीक, इसकी अगर हम परिभाषा की बात करें तो पादप प्रजनन क्या है? विज्ञान या कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधों के सुधार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मतलब क्या है जो आर्थिक रूप से हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं पौधे, उनका अध्ययन करना ही हमारा क्या कहलाता है? प्लांट ब्रीडिंग कहलाता है। ठीक है, जो कि कृषि विज्ञान से संबंधित है। कोई भी प्लांट की अगर हम बात करें, अगर वो अच्छी उसकी अच्छा वंश चल रहा है, उसी में अगर हम ब्रीडिंग आगे कराते गए, रिप्रोडक्शन कराते गए तो वो क्या होगा? धीरे धीरे नई नई उन्नत किस्म की उत्तम किस्म की जाति का निर्माण होता रहेगा, उत्तम किस्म की जाति निर्मित होती रहेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। या अगर हम बात करें अधिक उत्पादन देने वाली रोग प्रतिरोधी व खेती के लिए अधिक उपयुक्त पादप किस्मों की उत्पत्ति ही क्या कहलाती है? पादप प्रजनन के नाम से जाने जाती है। ठीक, अगर हम कहें तो ये क्या है? बहुत ही पुरानी पद्धति है कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जितने भी फार्मर्स या और भी जितने भी लोग होते हैं वो यही सोचते हैं कि किस प्लांट से कितनी उन्नत किस्म की चीज़ें हम विकसित करें आगे, ताकि उसकी जो पीढ़ी है या जो नस्ल है वो आगे सुधरती चली जाए। कैसे, किस तरीके से हम उसको सुधार सकें। कोई भी ये नहीं सोचेगा कि अगर किसी प्लांट में डिजीज़ है तो उसी के हम सीड या उसी की कोई भी अगर हम स्टेम को अगर हम लगा दें, क्योंकि अगर उस चीज़ को हम करेंगे तो जो आने वाला प्लांट होगा वो भी क्या होगा? डिजीज़ युक्त होगा, जिसके कारण उसकी जो किस्म है उनमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा और जो फल फूल लगने की प्रक्रिया है उसमें भी देरी होगी या वो नहीं लगेगी। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होता है? अब जैसे हमने एनिमल ब्रीडिंग में बताया था, वैसे प्लांट ब्रीडिंग में मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि उत्पादक क्षमता को बढ़ाना। ठीक है, अगर हम किसी भी प्लांट की बात करें, मान लीजिए हम सनफ्लावर की ही बात करें तो उसमें क्या है, क्या निकलता है? तेल निकाला जाता है, प्लस जो मधुमक्खी लोग होती हैं वो सब मकरंद को चूसती है, तो इससे क्या है ये आगे जाके क्या है उत्पादक क्षमता को बढ़ा रहा है। ठीक है, धीरे धीरे उसको ग्रो कर रहा है। बहुत सारे ऐसे प्लांट भी होते हैं जिनसे हमें रेशे प्राप्त होते हैं। ठीक, और बहुत सारी फसलें हैं जिनका उपयोग हम खाने पीने में या और भी चीज़ों को बनाने में करते हैं। तो इस तरीके से क्या है मुख्य उद्देश्य यही होता है कि उसकी उत्पादकता बढ़ाई जाए, जिससे हमारा जो जीवन है वो भी अच्छे से सुचारू रूप से चले और इनका भी क्या है नस्ल आगे बढ़ती रहे और सुधरती रहे। इसके बाद फसलों की गुणवत्ता में सुधार है कि
उत्पादक पदार्थों की गुणवत्ता में सुधार लाना पादप प्रजनन का दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। ठीक है, उत्पादक जो पदार्थ होते हैं, चाहे हम गेहूं की बात करें, चाहे हम चना की, धान की, किसी की बात करें, जैसे जैसे उत्पादक क्षमता बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे ये ग्रो करता जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा, धीरे धीरे इसमें सुधार भी आता जाता है। क्योंकि अच्छी नस्ल की अगर है तो अच्छी किस्म के बीज भी होंगे और अच्छी फसल का उत्पादन भी होगा, जिससे उत्पादक क्षमता में धीरे धीरे बढ़ोतरी होती जाएगी। इसके बाद अजैविक कारकों की प्रति प्रतिरोधकता, जैसे जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं उसको विभिन्न प्रकार के अजैविक कारक अबायोटिक जो फैक्टर होते हैं, लाइक जो सूखा, बाढ़, इस तरीके की बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जिसके कारण क्या होता है, वो सब क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं फसलों को। ठीक है, इसके लिए क्या है, अतः पादप प्रजनकों के द्वारा ऐसे पर्यावरणीय परिस्थितियों के प्रति प्रतिरोधी प्रजातियों का विकास करना चाहिए, जिसके कारण जो उन्नत किस्म के आगे बढ़ने वाले प्लांट हैं केवल उन्हीं को आगे बढ़ाया जा सके और कोई भी प्लांट जो डिजीज युक्त हैं उनको पीछे छोड़ दिया जाता है। ठीक, इसके बाद परिपक्वता काल में परिवर्तन करना, फसलों के परिपक्वता काल जो मैच्योरेशन पीरियड होता है उसको परिवर्तन करना भी प्रजनन का एक मुख्य उद्देश्य होता है। इससे क्या होता है, बहुत सारे क्या होता है, अगर मैच्योरेशन समय से हो रहा है तो ही लाभदायी होता है, मैच्योरेशन अगर समय के पहले हो गया तो भी प्रॉब्लम होती है और बाद में हो गया तो भी प्रॉब्लम होती है। हो सकता है मैच्योरेशन अगर पहले हो जा रहा है तो जो फल बन रहा है वो समय से पहले क्योंकि पक रहे हैं तो सड़ भी सकते हैं, और बाद में हो रहा है तो हो सकता है कि जितनी हमें ब्रीडिंग उत्पादकता चाहिए वो उत्पादकता क्या है, पूरी तरीके से हमको नहीं मिलती है, क्योंकि हमें जब जिस फसल की ज़रूरत होती है तब अगर उस समय ना मिले तो वो आगे जाके क्या होगी, बेकार धीरे धीरे होती चली जाती है। ठीक है, इसके बाद किसी विशिष्ट सस्य लक्षण या एग्रोनॉमिक ट्रेड्स जैसे बौनापन, अत्यधिक शाखा आदि का विकास होने लगता है। ठीक है, मतलब क्या है, अगर हम पूरी अच्छी नस्ल के बीजों का या पौधों का चुनाव नहीं करेंगे तो क्या होगा, बहुत सारे परिवर्तन हो सकते हैं, जो वृद्धि है पौधों की वो भी रुक सकती है, और कभी कभी क्या होता है, जो ब्रांचेस बनना प्रारंभ होती हैं वो इतनी ब्रांचेस हो जाती हैं कि आगे की क्रिया वो रोक देती है। ठीक है, और भी बहुत सारे परिवर्तन हो जाते हैं। तो ये हम लोग के लिए या प्लांट्स के लिए क्या है, बहुत ही आवश्यक होता है, प्रमुख उद्देश्य ये होते हैं। ठीक, इसके प्रमुख चरण भी होते हैं। चरणों में क्या है कि जो जीनोटाइप और फिनोटाइप है, ठीक, उसमें हम इच्छानुसार, अपनी इच्छानुसार अगर परिवर्तन किया कर सकते हैं तो वो परिवर्तन करके क्या करें, हम पौधों की नस्ल को सुधार सकते हैं। उनके जीनोटाइप में अगर हम परिवर्तन करते हैं, मतलब जीन में अगर परिवर्तन कर दें तो खराब नस्ल को हटाकर अच्छी नस्ल के द्वारा हम नए पौधों को आसानी से विकसित कर सकते हैं। ठीक, इसमें क्या है, बहुत सारी विभिन्नताओं का निर्माण हो जाता है। अगर हम ये परिवर्तन करेंगे तो उसमें बहुत सारी वेरिएशंस शामिल हो जाएंगी। मीन्स क्या है, अच्छी अच्छी नई नई उन्नत किस्म के पौधों का निर्माण हो जाएगा। उसके बाद अगर हम चयन कर रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं, तो हमेशा ऐसे पौधों का ही सिलेक्शन करना चाहिए कि वो कैसे हो, डिजीज़ फ्री हो, मतलब कोई भी रोग ना हो, और प्लस ऐसे पौधे हो जो कि रेगुलर वो ग्रो कर रहे हो, वृद्धि कर रहे हो, किसी कारणवश उसमें किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी ना हो, ना ही उसमें नाइट्रोजन की कमी हो, ना ही किसी चीज़ की और की। ठीक, उसके बाद जब हम रिप्रोडक्शन कराएंगे तो जो जनक होते हैं, जो मेल एंड फीमेल प्लांट होता है, उनका चुनाव भी करना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर मान लीजिए एक अच्छा प्लांट है और एक बेकार प्लांट है, उसके बीच अगर हम क्रॉस करा देंगे तो जो आने वाली संतान होगी वो क्या होगी, दोनों मिक्सअप होगी या खराब हो सकती है। ठीक, तो हमेशा जब भी जनक का या पेरेंट प्लांट का चुनाव करें तो हमेशा क्या हो, अच्छी किस्म के ही पौधे या बीजों का चुनाव करना चाहिए। प्लस इसका क्या है, बहुत मल्टीप्लिकेशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, मतलब बंटवारा किस तरीके से हमें करना चाहिए। अगर बंटवारा हमें करना है तो अच्छी किस्म की ही चीज़ों का हमें क्या करना चाहिए, बंटवारा करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, ताकि आने वाली जो होने वाली संतान हो या जो भी पेरेंटल प्लांट से जो डॉटर प्लांट्स का निर्माण हो रहा है वो भी अच्छी किस्म के, अच्छी नस्ल के हो जाए। ठीक है, इस तरीके से ये सारी चीज़ें ये बहुत ही आवश्यक होती है। इसके लिए एक साइंटिस्ट थे MS स्वामीनाथन और बोरलॉग जो थे वो क्या है, पूरे विश्व स्तर के हरित क्रांति का इनको जनक कहा जाता है, जो कि फसल से संबंधित थे। ठीक है, और अगर हम इंडियन
हरित क्रांति के जनक का नाम कहेंगे तो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, बहुत सारे सुधार किए थे फसलों में, बहुत सारी जो मुश्किलें थी उस मुश्किलों का आसान किया था और प्रत्येक जगह पर अपना योगदान दिया था। ठीक है, चाहे हम गेहूँ की बात करें, चाहे हम धान की बात करें, मक्के की बात करें, इन्होंने जो भी बेकार किस्म की फसलें थी उनको हटाकर उन्नत किस्म की नस्ल को आगे बढ़ाया था। जैसे अगर हम बात करें गेहूँ के, अगर बौनेपन की बात करें तो बौनेपन के अगर लक्षण है उसी का अगर हम क्रॉस करा देंगे तो उससे निकलने वाले जो पौधे और होंगे वो कैसे होंगे, बेकार किस्म के ही होंगे। ठीक है, तो उसको उन्होंने सुधार किया ताकि उससे क्या हो, अच्छी किस्म के पौधों का धीरे धीरे निर्माण हो सके। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने कई सारी पुरानी किस्मों से नई अलग अलग प्रकार की उन्नत किस्मों का निर्माण किया। जैसे अगर गेहूं की नई नस्ल की बात करें तो उसमें क्या है, HD 3090 पूसा अमूल्य, उसके बाद क्या है, पूसा सुगंध 3, पूसा बासमती 4, बासमती 16। ठीक है, ये सारी चीज़ें, तो इस तरीके से क्या है, ये नई किस्मों का सुधार किया गया। अगर हम बाजरे की बात करें, बाजरे में कंपोजिट पूसा 383, इसके बाद कंपोजिट 443, उसके बाद पूसा कंपोजिट 612 और उसके बाद हाइब्रिड पूसा। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग किस्मों का नई किस्मों का निर्माण किया गया और पुरानी किस्मों को धीरे धीरे, पुरानी किस्म से ही इसका निर्माण हुआ, लेकिन धीरे धीरे पुरानी जो किस्म थी, क्योंकि किसी कारणवश उसकी उत्पादक क्षमता कम थी, जिसको नई किस्मों में लाकर उत्पादक क्षमता को बढ़ाया गया। बौने पौधे अगर थे तो उनको कुछ ऐसा परिवर्तन किया गया ताकि उससे स्वस्थ और अच्छे किस्म के पौधे हो। जो कुछ थोड़ी बहुत डिजीज़ वाले पौधे थे उनमें हमने परिवर्तन किया ताकि डिजीज़ फ्री जितने भी प्लांट आगे ग्रो करें वो डिजीज़ फ्री हो, उनमें किसी भी प्रकार का कोई भी रोग ना हो। क्योंकि रोग क्या है, बहुत सारे ऐसे फंगी होते हैं जो रोग फैलाने का काम करते हैं। जैसे अगर गेहूँ की बात करें, ठीक है, गेहूँ में क्या होता है, लीफ रस्ट का एक रोग होता है जो कि रोग बहुत तेज़ी से फैलता है और पूरी फसल जो होती है गेहूँ की उसको बर्बाद कर देता है। जैसे सरसों में बात करें, ब्रेसिका कपेस्टिस जो है उसमें श्वेत कीट, वाइट रस्ट की डिजीज़ हो जाती है। ठीक, इसी तरीके से अगर हम फूल गोभी या कलीफ्लावर की बात करें तो ब्लैक रॉड और कर्ल ब्लाइट नामक जो डिजीज़ है वो इनमें हो जाती है। तो इस तरीके से क्या है, बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें डिजीज़ हो जाती है और डिजीज़ अगर एक बार किसी भी प्लांट में हो जाती है तो वहाँ पास क्या होता है, पूरी तरीके से वो प्लांट क्या होता है, बर्बाद हो जाता है, नष्ट हो जाता है, जिसके कारण जो उसमें बीज उत्पन्न होंगे वो भी क्या होंगे, डिजीज़ युक्त होंगे। और अगर डिजीज़ युक्त हम किसी भी सीड को ग्रो कराएंगे तो वहाँ पास जो उत्पन्न प्लांट होगा वो भी उसी डिजीज़ बीमारी से ग्रसित होगा। इसलिए जब भी प्लांट ब्रीडिंग की जाए तो हमेशा हमें इसका चुनाव अच्छी तरीके से करना चाहिए। चाहे हम जनक की बात करें, चाहे किसी भी बीज का बात करें, तो अच्छा चुनाव करेंगे तो ही अच्छे किस्म के प्लांट उत्पन्न होंगे और उसकी उत्पादकता भी क्या होगी, बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। अगर हम गलत चुनाव कर लेंगे तो गलत चुनाव के कारण क्या होगा, वो डिजीज़ युक्त प्लांट होंगे और डिजीज़ युक्त प्लांट होने के कारण क्या होगा, उसमें डिजीज़ फैलती जाएगी। हो सकता है कि आगे आसपास के जितने भी और फसली पौधे हैं उनमें भी ये डिजीज़ फैल जाए। तो हमेशा हमें प्लांट ब्रीडिंग में क्या करना चाहिए कि अच्छे बीजों का और अच्छी फसलों का हमेशा चुनाव करना चाहिए, तब जाके उसमें रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन या क्रॉस जो ब्रीडिंग होती है या हाइब्रिडाइजेशन होता है उसको आसानी से किया जा सकेगा। और अगर उसको आसानी से हम करेंगे तभी जाके हमें अच्छी और उन्नत किस्म के बीजों का और फसलों का आगे उसकी उत्पादकता जो होती है, प्रोडक्टिविटी होती है, वो आगे मिल सके। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो डिस्कस करिए। ठीक है, ओके, हैव अ गुड डे।